हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकंड में जूलॉजी सब्जेक्ट के पेपर सेकंड में हम एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पेपर में अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अंडाशय का अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य देखेंगे, संरचना देखेंगे। अंडाशय या ओवरी का अध्ययन हम मुख्य रूप से जनन तंत्र में कर चुके हैं और वहाँ संरचनात्मक अध्ययन भी कर चुके हैं। और संरचना में हमने देखा कि यूट्रस या जो गर्भाशय है उसके दोनों ओर पेल्विक जो कैविटी होती है उसमें दोनों ओर एक एक या पेयर्ड जो ओवरी उपस्थित होती हैं, गर्भाशय के दोनों ओर एक होती हैं। और ये फाइम्ब्रिया द्वारा, जो कि मेजेंट्री है, आंत्रियोजनी है, के द्वारा पेल्विक वॉल से जुड़ी रहती है तथा ओवल शेप जो होती है ओवरी की संरचना होती है। और इसमें उपस्थित विभिन्न कोशिकाएं या विभिन्न संरचनाएं जो होती हैं वो समय समय पर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्त्रवण करती हैं। मुख्य रूप से ओवरी का कार्य जो होता है वो अंड उत्पादन होता है या फीमेल गैमीट मादा युग्मकों का निर्माण करना होता है, जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस होती है और जो एग है उसका निर्माण होता है। परंतु इसके साथ ही साथ ओवरी द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्त्रवण भी होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ हेल्थ या स्वास्थ्य का भी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो मुख्य हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अंडाशय से स्रावित होते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों ही हार्मोन रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, जनद विकास और फर्टिलिटी के लिए आवश्यक होते हैं या उनको मेंटेन रखते हैं। इस चित्र में आपने देख लिया, ये गर्भाशय भित्ति के दोनों ओर पेल्विक कैविटी में ये उपस्थित होती हैं ओवरी, जो कि फैलोपियन ट्यूब के साथ में जुड़ी रहती हैं और जो फाइम्ब्रिया है या आंत्रियोजनी है उसके द्वारा पेल्विक कैविटी में उपस्थित रहती हैं। अब हार्मोन्स का अगर हम डिटेल स्टडी करें तो दो हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन मुख्य रूप से अगर हम देखें उनका नेचर या प्रकृति देखें तो ये एस्ट्राडायोल, एस्ट्रॉन और एस्ट्रॉयल होते हैं। और इनका जो मुख्य कार्य होता है या ये जो सम्मिलित रूप से ये जो हार्मोन्स होते हैं ये जो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण व प्यूबर्टी या वयस्क अवस्था प्राप्त करने के पश्चात फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। फर्स्ट हार्मोन के रूप में हम स्टडी कर रहे हैं एस्ट्रोजन का। तो एस्ट्रोजन का स्त्रवण अंडाशय में उपस्थित ग्रैफियन फॉलिकल या ग्रैफियन पुट्टिकाओं के द्वारा होता है। और ईस्ट्रोजन जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है, मादा जनन तंत्र का जो पैसेज होता है या ट्रैक्ट होता है उसको परिपक्व होने में सहायक होता है। इसके साथ ही साथ जितने भी मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, जैसे कि आवाज़ का पतला होना, विभिन्न जो शारीरिक देह उभार होते हैं उनको बनाए रखना आदि, ये मेंटेन करके रखते हैं। अब इन हार्मोन्स का जो स्त्रवण होता है, जैसे हम सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पढ़ चुके हैं कि जो प्राइम कंट्रोल होता है, प्रथम जो नियंत्रण होता है वो हाइपोथैलेमस, क्योंकि वो रिलीजर हार्मोन्स को स्रावित करता है और उसके प्रभाव से या परिणाम स्वरूप पिट्यूटरी ग्लैंड अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे अपना कंट्रोल रखती हैं। तो सर्वप्रथम जो हाइपोथैलेमस है उससे GnRH हार्मोन अर्थात गोनेडोट्रोपिक रिलीजर हार्मोन का स्त्रवण होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को उद्दीपित करता है और इस उद्दीपन के फलस्वरूप FSH और LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्त्रवण होता है। ये दोनों ही हार्मोन FSH और LH ओवरी में जाकर ग्रैफियन फॉलिकल व अन्य जो अवस्थाएं होंगी उनको हार्मोन के स्त्रवण के लिए उद्दीपित करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। तो ये हार्मोन्स जो होंगे
ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन के साथ साथ फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक चक्र जो होता है, उसके रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन हार्मोन्स का जो स्त्रवण है वो नेगेटिव फीडबैक, अर्थात यदि हार्मोन की मात्रा अधिक हो गई है तो ये हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल देते हैं, जिसके द्वारा कि जीएनआरएच की मात्रा कम स्रावित होती है या उनका स्राव रुक जाता है, अर्थात बढ़ी हुई मात्रा जाकर हाइपोथैलेमस को एक नेगेटिव फीडबैक देती है। नेक्स्ट हार्मोन जो होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। नाम से ही स्पष्ट है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रो का मतलब होता है पूर्व, और यहाँ जेस्टेशन या जेस्टो वर्ड जो है वो गर्भावधि के लिए उपयोग में लिया जाता है, अर्थात जो मादा जनन तंत्र है उसको गर्भावस्था के लिए तैयार करना या गर्भावस्था के अनुसार उसमें परिवर्तन लाना। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मुख्य रूप से गर्भ अवस्था को रेगुलेट करता है या उसको कंप्लीट करने में सहायक होता है। जैसे कि ओवरी में एग साइकिल शुरू होने के पश्चात में एग जब फैलोपियन ट्यूब की ओर माइग्रेट करते हैं तब विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, और उसी अवस्था में एक मध्य अवस्था आती है जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि ओव्यूलेशन के पश्चात, अर्थात ओवरी से जब फैलोपियन ट्यूब में एग रिलीज कर दिए जाते हैं, स्रवित कर दिए जाते हैं, तब कॉर्पस ल्यूटियम अवस्था आती है। और कॉर्पस ल्यूटियम को एक टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये एक स्थायी संरचना नहीं है। अतः बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओवरी के किस संरचना में या ओवरी में टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, कौन सा संरचना होती है, तब हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। यह कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करता है, जो कि आगे गर्भाशय जो होती है उसको और मादा देह को प्रेगनेंसी के लिए, गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। जैसे कि यूटराइन वॉल को थिक करना, जिससे कि जो फीटस है या जाइगोट है वो उसमें फिक्स हो सके। प्लेसेंटा का निर्माण करना, जो कि मैटरनल और फीटल टिश्यू के बीच में एक कनेक्शन बनता है, और साथ ही साथ जब तक जेस्टेशन पीरियड चल रहा है ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग की जो प्रक्रिया है उसको रोक देना। तो ये जो मुख्य कार्य होते हैं जो कि जेस्टेशन पीरियड में होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन इनको रेगुलेट करती हैं। तो दो मुख्य जो हार्मोन हो गए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो कि मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, और प्रोजेस्टेरॉन जो कि मुख्य रूप से जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में या पूर्ण कराने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त जो हार्मोन्स होते हैं प्लेसेंटा ओवरी से रिलीज होते हैं, उनमें होता है एक रिलैक्सिन और इनहिबिन या एक्टिन। इनहिबिन और एक्टिन दोनों काउंटर पार्ट होते हैं। पहले हम रिलैक्सिन की बात करते हैं। रिलैक्सिन भी कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा ही स्रावित किया जाता है, और इसका स्त्रवण गर्भ अवधि के अंत में होता है। यह मुख्य रूप से बर्थ कैनाल या जनन नाल जो होता है उसके निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये यूटेराइन वॉल और मसल्स जो होती हैं सर्विक्स की, उनको रिलैक्स करता है, अर्थात विश्रांत करता है, जिससे कि जो पेल्विक गर्डल है और उसके जो लिगामेंट्स हैं वो रिलैक्स होकर विश्रांति अवस्था में आकर जनन नाल या बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं शिशु के जन्म के लिए। नेक्स्ट हार्मोन जो होते हैं इनहिबिन और एक्टिन, ये एक दूसरे के काउंटर पार्ट होते हैं, अर्थात यदि कोई भी हार्मोन जो है वो आवश्यकता से अधिक है या कम है तो इनहिबिन जो है अगर कम हो गए हैं तो एक्टिन जाकर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्रवण के लिए पिट्यूटरी को मैसेज या सिग्नल करता है, और अगर आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं तो इनहिबिन जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड को
FSH के स्रवण के लिए स्टिमुलेट करता है। ये जो हॉर्मोन्स अभी हमने पढ़े, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, इनहिबिन और एक्टिन, ये ओवरी, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होते हैं, फॉलिकल से, ग्राफिन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम से। नेक्स्ट हार्मोन जो हम पढ़ रहे हैं कि जब अगर जेस्टेशन हो रहा है, अर्थात प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, तो उसके पश्चात में प्लेसेंटा का निर्माण होता है, जो कि मैटरनल और फीटल टिश्यू के बीच में एक जंक्शन या कनेक्शन बनता है। प्लेसेंटा भी एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर के रूप में, एक अंतःस्रावी संरचना के रूप में कार्य करती हैं, और इससे मुख्य रूप से जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है HCG, अर्थात ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। यह जो हार्मोन होता है HCG मुख्य रूप से कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने में सहायक होता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है जेस्टेशन पीरियड या गर्भावधि जो है उसके रेगुलेट करने में, उसको बनाए रखने में बहुत आवश्यक होता है। तो HCG की उपस्थिति होती है वो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए होती है। और जो दूसरा हार्मोन होता है वह होता है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। यह हार्मोन जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं, उनके वृद्धि व विकास के लिए उत्तरदायी होता है। अब यदि इन हार्मोन्स के सिक्रीशन में किसी भी प्रकार का विकार या डिसऑर्डर आ जाता है तो क्या अवस्थाएं होंगी? जैसे कि हाइपर सिक्रीशन होने पर अगर इन हार्मोन्स का हाइपर सिक्रीशन या आवश्यकता से अधिक स्रवण होता है, तो जिन्हें हम कलेक्टिवली या सामूहिक रूप से फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स या फीमेल हार्मोन्स कहते हैं, तो जो जनन अंग है वो समय पूर्व मेच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, परंतु उनमें ऊवा फॉर्मेशन या एग, अंडे के निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती है। इसके विपरीत यदि मेल्स में ईस्ट्रोजन की मात्रा का स्रवण होने लग जाता है, या ईस्ट्रोजन का जो अनुपात है वो एंड्रोजन या नर हार्मोन से ज़्यादा हो जाता है, तो उस अवस्था में नर में मादा लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं, और इसे कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। गायनेको अर्थ शब्द जो होता है वो मादा के लिए होता है, और मेस्टिया नर के लिए, अर्थात नर में मादा के लक्षणों की उत्पत्ति हो जाना। अतः ये जो हार्मोन्स हैं ना सिर्फ फीमेल्स में, मादा में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बनाए रखने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए के लिए आवश्यक होते हैं, परंतु अगर ये हार्मोन्स जैसे मीनोपॉज जो होती है, अर्थात प्यूबर्टी अवस्था, परिपक्व अवस्था के पश्चात जब मासिक चक्र बंद हो जाता है, तब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये अनेक, इनकी मात्रा में अचानक कमी आ जाने से अनेक विकृतियां उत्पन्न या विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें कि मूड स्विंग्स, बोन डेंसिटी कम होना आदि हो जाते हैं। अब इस चित्र में आपको जो भी हार्मोनल सिक्रीशन है ओवरी से और किस प्रकार से उनका नियंत्रण होता है यह दिखाया गया है। जैसे कि सर्वप्रथम हाइपोथैलेमस से GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कहाँ जा रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को जा रहा है। ये एरो आप देख सकते हैं। इस GnRH के प्रभाव में पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज हुआ? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ जाएगा? ओवरी में, और ओवरी को की जो ग्राफियन फॉलिकल हैं उनसे ईस्ट्रोजन का जो निर्माण है, स्रवण है, वह प्रारंभ हो जाएगा। ये ओवेरियन फॉलिकल है, इनसे प्रारंभ हो गया ईस्ट्रोजन। इसके पश्चात में ये फॉलिकल्स मेच्योर होंगे और इनसे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण होगा। ये प्रोजेस्टेरॉन की जो मात्रा होती है पिट्यूटरी को सिग्नल करती है कि FSH और LH की मात्रा किस अनुपात में स्रवित होनी है। अब कॉर्पस ल्यूटियम की को अगर कंटिन्यू बनाए रखा जाता है, यदि प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, तो
प्रोजेस्टेरॉन जाकर यूट्रस जो है, गर्भाशय जो है, उसको गर्भधारण के लिए तैयार करता है। अतः इस प्रकार से ओवरऑल कंट्रोल किया जाता है ओवरी में हार्मोनल सिक्रीशन का। तो बच्चों, ये नोट्स कॉपी कर लेना, डायग्राम्स को अच्छे से देख लेना और ओवरी का जो एंडोक्राइन फंक्शन है उसको जो फीडबैक सिस्टम है और जो डायग्राम्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।